नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्रीमेंट एक्चुअल में होता है क्या है और पंजीकृत एग्रीमेंट आप कैसे क्रिएट करा सकते हैं। पंजीकृत से मतलब है कि जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से होता है उसके बारे में। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि एग्रीमेंट एक्चुअल में होता क्या है, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे कवर करने वाले हैं। पंजीकृत इकरारनामा, जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट के कई टाइप्स होते हैं दोस्तों, और एग्रीमेंट को कई नामों से हम जानते हैं, ठीक है। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जिसको पंजीकृत एग्रीमेंट कहते हैं। विलय कैसे बनता है, इकरारनामा ऑनलाइन कैसे बनाते हैं, उसका क्या तरीका है, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एग्रीमेंट लेटर? पंजीकृत जो दस्तावेज होते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्रीमेंट एक्चुअल में होता क्या है। दो या दो से अधिक पक्षों के बीच हुए समझौते का दस्तावेज। मतलब एक एग्जांपल की बात करें, एक व्यक्ति और दो व्यक्ति, इन दोनों व्यक्तियों के मध्य एक समझौता होगा, समझौता पत्र, जिसको हम एग्रीमेंट कह सकते हैं। एग्रीमेंट दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है। अब अगर हम बात करें एग्रीमेंट क्यों होता है और इसको हम और किस नामों से जान सकते हैं, तो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच हुए समझौते का दस्तावेज को हम समझौता ज्ञापन कह सकते हैं, या फिर MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग भी कहा जाता है। समझौता ज्ञापन में एक साझा कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ साथ काम करने की निश्चित की बात लिखी गई होती है। यह एक विधिक पत्र है। इसका महत्व उस स्थिति में होता है जब कोई पक्ष किए गए वचनों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो दूसरा पक्ष न्यायालय में जाना या जा सकता है। मतलब कहने का है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एग्रीमेंट या समझौता पत्र क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे दो व्यक्ति दोनों के द्वारा आपस में जो क्या है कि रिटर्न में जो चीज होता है उसको आप न्यायालय में पेश कर सकते हैं, लेकिन वर्बली जो बोली हुई बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। जो रिटर्न में होता है उसको विश्वास कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दो लोग होंगे, दोनों के द्वारा एक पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, उसके बाद दोनों का साइन होता है। तो ये होता है एग्रीमेंट का, जो कह सकते हैं विलेय में एग्रीमेंट क्या क्या और क्यों होता है। अब चलिए एग्रीमेंट आप लिखेंगे कैसे, तो आज की इस वीडियो में हम जो ये पूरा प्रारूप बता रहे हैं, ये पंजीकृत भी आप करा सकते हैं और नॉन पंजीकृत भी करा सकते हैं। नॉन पंजीकृत का मतलब दोस्तों देखिए, एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट आप नोटरी वाला भी करवा सकते हैं और एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस से होता है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस से जो होता है ये पंजीकृत इसको बोलते हैं। पंजीकृत, इसमें दो विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें भी दोस्तों दो विटनेस की रिक्वायरमेंट होगी, दो विटनेस इसमें भी चाहिए, इस केस में भी दो विटनेस चाहिए, इसमें भी दो विटनेस चाहिए। देखिए क्या है, जो पंजीकृत दस्तावेज होते हैं, पंजीकृत का मतलब दोस्तों इसमें भी आप एक नोटरी वाले में भी पर्टिकुलर एक स्टैंप लगाएंगे, चाहे वो 500 का होगा या फिर 1000 रुपए का, और सब रजिस्ट्रार ऑफिस वाले में भी आप 1000 रुपए का ही स्टैंप लगाएंगे। लेकिन जो पंजीकृत दस्तावेज होते हैं उस केस में क्या होता है कि जब तक रसीद, देखिए पंजीकृत दस्तावेजों में पंजीकृत डॉक्यूमेंट्स में रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। रजिस्ट्रेशन फीस के कारण ही वो पंजीकृत होता है। तो इसका मुख्य रोल ये होता है। और पंजीकृत दस्तावेजों को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें नोटरी वाले में क्या होता है कि बेसिकली कोई भी व्यक्ति जाके, आजकल एक आम भाषा में बात करें तो कोई भी जाकर के किसी का भी एग्रीमेंट क्रिएट करवा लेता है। लेकिन जो पंजीकृत दस्तावेज होते हैं उसमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस में
बकायदा बयान होता है और उनकी फोटो कैप्चर की जाती है और पंजीकृत जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखिएगा पंजीकृत, देखिएगा ऊपर में आपको, अब ये तो आपने समझ गया होगा कि क्या किस तरीके से होता है। अब एक इस चीज़ों को हम क्लियरिटी में अब ये जान लेते हैं कि आपको लिखना क्या क्या है, किस तरीके से, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें पंजीकृत दस्तावेजों को के बारे में, तो सबसे पहले आप पंजीकृत यानी ऑनलाइन जो आप क्रिएट करेंगे उसके लिए भी आप इस तरीके से भूमि विक्रय का इकरारनामा, एक आपको ऊपर में हेडिंग लिखना होगा। ये दोस्तों लैंड से संबंधित है, लैंड से संबंधित आपका एग्रीमेंट किसी भी कई टाइप से होते हैं, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गया या फिर वर्क एग्रीमेंट हो गया, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज को लेकर के एग्रीमेंट होता है, तो उसका आप ऊपर में लिखिएगा। यहाँ हमने भूमि विक्रय के लिए हमने क्रिएट किया तो भूमि विक्रय लिखा हुआ है। फिर इकरारकर्ता और इकरारकर्ता गण दो होते हैं, जैसे यहाँ पे गण लिखा हुआ है, गण का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जब एक पर्टिकुलर चीज से संबंधित किसी कार्य को करता है तो उसको गण के अंतर्गत हम क्रियान्वित करेंगे, उनका जो सीरियल होगा। और जब एक व्यक्ति होगा तो कर्ता होगा केवल। देखिएगा यहाँ पे गण के बाद यहाँ पे दो लोग हैं, इसमें है दो लोग देने वाले व्यक्ति हैं, और ग्रहिता में सिर्फ एक व्यक्ति है। ग्रहिता है मतलब एक ही आदमी है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले अगर दो हैं तो गण लिख के एक नंबर डालेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसके पिता का नाम लिखेंगे, अगर पुरुष है तो महिला है तो भी उसके पिता या फिर पति का नाम लिखेंगे, फिर उसका एज लिखेंगे वर्ष में, फिर उसका रेसिडेंशियल एड्रेस जिसमें ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला और स्टेट, ये सब लिखने के बाद कोई एक पर्टिकुलर आईडी आपको देना पड़ेगा। आईडी में आपको क्या देना होगा, आईडी में आप दे सकते हैं वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या पासपोर्ट नंबर, इनमें से कोई एक आपको देना पड़ेगा, जिसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसी की कॉपी को आपको क्या है कि अपलोड भी करनी पड़ेगी ऑनलाइन, जब आप पंजीकृत दस्तावेज क्रिएट करवाएंगे तो उस केस में, ठीक है। उसके बाद देन आपको करना क्या है, सेकेंड नंबर में भी सेम उसी तरीके से नाम, पिता का नाम, ईयर में एज, फिर उसका पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस, फिर कोई भी एक आईडी प्रूफ नंबर। फिर आपको अब नीचे में क्या करना है, नीचे में देखिएगा कि आपको मोबाइल नंबर भी लिखना है। मोबाइल नंबर इसलिए लिखा जाता है और आईडी प्रूफ, क्योंकि फ्यूचर में कई बार क्या होता है कि एग्रीमेंट करने वाला या करवाने वाला व्यक्ति अपनी बातों से मुकर ना जाए, और चूंकि अगर वही व्यक्ति एग्रीमेंट करा रहा है तो वो अपना एग्रीमेंट के लिए जो आईडी दे रहा है उसी व्यक्ति का है कि नहीं, उससे संबंधित एक आईडी प्रूफ दी जाती है, मतलब वो ठीक है। उसके बाद वहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। फिर इकरार ग्रहीता में भी सेम वही चीज लिखना है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, करंट में जो उसका पर्टिकुलर एज होगा ईयर में वो लिखना है, फिर पूरा ये पता लिखना है, फिर एक आईडी प्रूफ नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा होगा प्रथम पक्ष गण, गण का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह। तो यहाँ पे विक्रेता और प्रथम पक्ष गण, द्वितीय पक्ष और क्रेता लिखा हुआ। इतना लिखने के बाद देखिए, इतना आपने जैसे लिखा, उसके बाद अगले वाले हम स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे अब आपको क्या लिखना है, आपको अपना टर्म्स एंड कंडीशन लिखना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसमें कुछ आप एडिशनली अपना ऐड भी कर सकते हैं। एडिशनली ऐड करने का मतलब है कि जैसे कई बार क्या होता है कि लेने देने वालों व्यक्तियों के मत अपना अलग से टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तो आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि इकरारनामा, आज दिनांक जो भी डेट होगा, कहाँ से आप करा रहे हैं, तो स्थान, जैसा कि हमारा बैठन है पंजीयन कार्यालय सिंगरौली में, हम दोनों पक्षों के मत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर निष्पादित कराया जा रहा है। अब ये एक ऊपर की हेडिंग आप लिख सकते हैं। फिर एक नंबर, यह कि हम प्रथम पक्षगण इकरारकर्ता गण के पट्टे कब्जे की भूमि अराजी खसरा क्रमांक, ये खसरा नंबर हमने लिखा, उसका जो भी
टोटल एरिया वो लिखा, मतलब टोटल रकबा, और एक से अधिक खसरा नंबर है तो फिर आगे कंटिन्यूअस करेंगे कि अराजी खसरा क्रमांक कितना, रकबा इतना हेक्टेयर। फिर उसके बाद स्थित ग्राम, किस गांव की भूमि है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे उस गांव का नाम लिखेंगे। फिर तहसील व जिला, अगर तहसील और जिला दोनों सेम है तो वह लगा देंगे, अगर तहसील अलग है तो तहसील का अलग नाम लिखेंगे, जिला अलग लिखेंगे। मध्य प्रदेश की भूमि जिसके भूस्वामी सखाते में, सखाते से मतलब एक ही खसरे में दो या दो से अधिक व्यक्ति है तो वो सहखाते के अंतर्गत आएगा। और अगर केवल एक व्यक्ति है तो जिसके भूस्वामी हम या मैं प्रथम पक्षगण या इकरारकर्ता गण हैं, यह कि प्रथम पक्षगण इकरारकर्ता गण उक्त भूमि अराजी खसरा क्रमांक कितना, रकबा इतना, हेक्टेयर के अंश विक्रय रकबा, यानी देखिए ये टोटल एरिया है 17.01700 हेक्टेयर, ये टोटल रकबा है। अब उसका एक अंश रकबा, अंश रकबा से मतलब कुछ पार्ट विक्रय हेतु, मतलब इतना हेक्टेयर, यानी ये 20 डिसमिल। अब स्थित ग्राम, जिस गांव की भूमि है वो गांव, फिर तहसील, फिर जिला, मध्य प्रदेश की भूमि को मोबलिक कितने रुपए में आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब कितने रुपए में आप इसको बेच रहे हैं वो लिखेंगे। रुपए में विक्रय करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे द्वितीय पक्ष लेने के लिए तैयार है, मतलब ये प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को इस भूमि को, इतना रकबा को द्वितीय पक्ष से सेल करने के लिए बोला, मतलब इसका इस लाइन का यही है जिसको द्वितीय पक्ष ने एग्री किया। तो एग्रीमेंट का यही है, मतलब कि आपस में एग्री होना, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन बातों को लेकर, ठीक है। अब अगला हम यह कि भूमि के एडवांस के रूप में, मतलब जो एडवांस राशि दिया जा रहा है प्रथम पक्षगण के द्वारा द्वितीय पक्ष, यानी क्रेता जो है, द्वितीय पक्ष जो है वो प्रथम पक्ष को 2 लाख रुपए नगद दे रहा है। इसमें आप अपना जो भी अमाउंट प्राप्त करें वो लिखेंगे, जिस डेट को आपने प्राप्त किया उसको लिखेंगे, एवं शेष जो राशि है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप टर्म्स कंडीशन कर रहे हैं, मतलब आप अगर कई बार क्या होता है पंजीयन से पहले भी जो क्रेता होते हैं वो दे देते हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो इसलिए एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है। कई बार क्या होता है एडवांस लेने के बाद जो सेलर होता है वो बदल जाते हैं, मतलब देने से इनकार करते हैं, तो उस केस में आप एक लाइव वो होंगे कि आप कोर्ट में भी जा सकते हैं इस चीज को लेकर के। उसके बाद आगे देखिएगा क्या रहा है, यह कि प्रथम पक्षगण उक्त भूमि हर तरफ से पाक साफ है, कहीं गहन बेची स्टे किसी प्रकार के विवाद नहीं है, तथा उक्त भूमि के संबंध किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्षगण या इकरारकर्ता गण की होगी। ये तो है एक बेसिक फॉर्मेट। अगर हम बात करें दोस्तों, आपको और कुछ ऐड करना हो तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। देखिएगा ये जो चीज अभी तक आपने देखा ये तो कंपलसरी है, इतना आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो डेट लिख सकते हैं कि यह कि उक्त भूमि का पंजीयन 6 माह के अंदर करवाया जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं। क्या है कि कई बार क्या होता है 1 माह 2 माह का टर्म, वैसे तो जो एग्रीमेंट होते हैं वो 11 माह के लिए वैलिड होते हैं, 11 माह 29 दिन। अगर जैसे ये चीज आपने लिखा तो ये आप इतना, इसमें कहीं भी एक स्पेसिफिक डेट नहीं लिखा हुआ है कि इस डेट को इसका पंजीयन कराया जाएगा, तो इस केस में ये जो है ना 11 माह 29 दिन के लिए वैलिड होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हर एग्रीमेंट अपने इशू डेट से 11 माह 29 दिनों के लिए वैध होता है। आप अगर ये लिख देते हैं स्पेसिफिक कि 6 माह के अंतर्गत रजिस्ट्री करवाना कंपलसरी है, अगर आपका ये जो लैंड से संबंधित तो रजिस्ट्री कराना कंपलसरी है, तो उस केस में 6 माह के बाद अगर रजिस्ट्री के लिए प्रपोजल आता है तो वो इनवैलिड आप करवा सकते हैं, मतलब जो सेलर है वो इनवैलिड करा सकता है, क्योंकि आपने 6 माह के अंदर का ही डेट दिया था, लेकिन 6 माह के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। तो उस केस में आप एग्रीमेंट को
आसानी से कैंसिल करा सकते हैं। फिर अगला है कि जैसे इसमें आपने सारा चीज तो लिख दिया फोर हेडिंग में, आगे चल के आप लैंड की बात है तो चौहद्दी भी लिख सकते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम में किसकी लैंड है ये लिख सकते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई भी लिख सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपके ऊपर करता है कि आप क्या किस तरीके से एग्रीमेंट में क्या दिखाना चाहते हैं। तो ये था पूरा दोस्तों एग्रीमेंट क्रिएट करने का तरीका। ये आप लिखने के बाद इसको आप रजिस्टर्ड या पंजीकृत जिसको कहते हैं वो करा सकते हैं। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।